गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे व्यक्तिगत फर्म के दृष्टिकोण से हमारे अंतर्राष्ट्रीय विपणन का क्या महत्व है। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन का महत्व हमारे देश की आर्थिक वृद्धि और आर्थिक हमारे स्तर को ऊपर उठाने के लिए देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। आज हम बात करेंगे दृष्टिकोण हमारा खुद की इंडिविजुअल फर्म और हमारे खुद के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि जब तक हमारी फर्म को प्रॉफिट नहीं होगा या हमको कोई मुनाफा नहीं होगा तब तक हम अपने देशीय बाज़ार को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जोखिम नहीं उठाएंगे। सबसे पहली चीज़ आती है पॉइंट इसमें लाभदायक विक्रय परिमाण, यानी कि सेल्स वॉल्यूम। इसका मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगी कि अगर हम एक ग्लूकोज बिस्किट का पैकेट है जिसको हम बेचते हैं और हम 5 रुपये में बेचते हैं, वो राजस्थान में भी बिकेगा 5 रुपये में, वो जम्मू कश्मीर, आसाम या तमिलनाडु, हम किसी भी राज्य में जाएं हमारे देश में एक ही प्राइस पर और एक ही जगह हमें मतलब एक ही प्राइस पर एक ही मुद्रा, क्योंकि हमारे देश, अगर मैंने आपको पढ़ाया था डोमेस्टिक मार्केटिंग, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी देश की मुद्रा सभी जगह समान रहती है और उसमें हमारे लिए अलग अलग मुद्रा में मतलब प्राइस में डिफरेंस करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऐसे संभव नहीं है कि हम राजस्थान में 5 रुपये में बेच रहे हैं और जम्मू कश्मीर में हम 6 रुपये में बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जीएसटी एक है, वैट एक है, हमारी सरकारी कानून एक है। लेकिन दूसरे देशों में जब हम बात करते हैं तो जैसे कनाडा की मुद्रा है 55 रुपये, तो अगर हम 5 रुपये की चीज़ 55 रुपये को इक्वल करें तो वो हमें 250 से 300 रुपये पड़ेगी। ऐसे ही ब्रिटेन में अगर हम बेचते हैं तो वहाँ पौंड चलता है, तो वहाँ पौंड में आप देखेंगे कि पौंड में पौंड की वैल्यू होती है 1 रुपये इज इक्वल टू 70 रुपये। तो आप 70 रुपये में हम उसको मतलब उतना ही मल्टीप्लाई कर लें। यूरो है 1 इज इक्वल टू 100 रुपये, तो आप उतना मुनाफा कमाएंगे। और अगर ये है अमेरिका है तो अमेरिका में आपको 1 रुपया इज इक्वल टू 80 रुपये है। तो आप देखेंगे कि आपको उतना हर देश में हर जगह आप अपनी कीमत अलग अलग तय कर सकते हैं और आप अपनी कीमत में अलग अलग जगह प्राइसेस में पेमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं। मुद्राएं क्योंकि अलग अलग है, आप मुनाफा अलग अलग जगह अलग अलग बाज़ारों में अलग अलग कमा सकते हैं। फिर आता है देशीय बाज़ार में प्रतियोगिता। देशीय बाज़ार में प्रतियोगिता यानी आप जो माल बना रहे हैं, आप जैसे मैंने एक सांगानेरी प्रिंट का आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप किसी भी या अमूल का मैं एक गुजरात का बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगी कि अमूल जो मिल्क आता है, दूध आता है, अमूल का चीज़ आता है, अमूल का बटर आता है, अमूल के कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, ये सभी चीज़ें आप बनाते हैं तो आपके पास में पूरी गली में आप देखेंगे, पूरे शहर में, आपके कस्बे में सभी लोग उस चीज़ का उत्पादन कर रहे होंगे। जैसे सांगानेरी प्रिंट, अगर आप राजस्थान में जयपुर के पास में सांगानेर है, आप अगर वहाँ जाएं तो आपको मिलेगा कि सांगानेर शहर कस्बे में हर घर में सांगानेरी प्रिंट बनते हैं। वहाँ पे लोग कप वस्त्र तैयार करते हैं, वहाँ पे हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता है। तो आपका प्रतियोगिता आप अगर उसी चीज़ को अपने ही शहर में या अपने ही देश में बेच रहे हैं तो आपकी प्रतियोगिता बहुत बढ़ जाती है। लेकिन आप उन सब से उठकर अलग से अगर आप निर्यात करते हैं तो नेचुरली आप अगर सांगानेरी प्रिंट के कपड़ों का निर्यात कर रहे हैं तो दूसरे देश में तो आप अकेले हुए ना वहाँ पर बेचने के लिए, तो आपकी प्रतियोगिता कंपैरेटिवली, आपका अगर खुद का कोई एक प्रोडक्ट है जिसको आपका खुद का एक उत्पाद है तो आपकी प्रतियोगिता कम हो जाती है। एक ही चीज़ को बनाने के लिए विदेशी बाज़ार में आपको 5 लोग मिलेंगे, लेकिन आप देशीय बाज़ार में आपको 50 लोग मिलेंगे। तो बात तो आता है देशी बाज़ार में प्रतियोगिता बहुत बढ़ जाती है और आपको अपने दाम कम करने पड़ते हैं। आपको एक और छोटा सा उदाहरण से मैं समझाती हूँ। आप सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी मंडी में भिंडी 20 रुपये किलो मिलती है, पास वाला 18 को देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि सब्जियाँ और फल ऐसी चीज़ें हैं जो अगले दिन ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए हर आदमी को लगता है कि मैं इसको आज की आज बेच दूँ, तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। लेकिन विदेशी बाज़ार में अगर आप निर्यात करते हैं तो निर्यात के समय आपको इन सब चीज़ों की कठिनाइयों का सामना कम से कम करना पड़ता है। आपको ये ज़रूर है कि आपको कंपटीशन लेवल आपको अलग अलग देशों का मिलेगा, लेकिन आपको फिर भी
आपको अपने ही प्रोडक्ट का कंपटीशन, अगर आपका वह उत्पाद आपका खुद का है तो आपको कम मिलेगा। तीसरा आता है प्रबंधकीय चातुर्य के विकास में सहायता, यानी कि आपके मैनेजमेंट टैलेंट, मैनेजरियल टैलेंट अभी मैंने आपको समझाया। क्योंकि आपके सांगानेर में, आपके हर घर में, आप सांगानेर में रहते हैं या आप कोई ऐसा उत्पाद बना रहे हैं जो आपके हर घर में आसपास में, जैसे कांजीवरम साड़ीज़ का उत्पाद ले लीजिए। अगर कांचीपुरम एक शहर है जहाँ पर सब लोग घर घर में साड़ियाँ बुनाई करते हैं, तो ऐसी जगह में आप देखेंगे कि देशीय विपणन करना सरल होता है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विपणन करना मुश्किल है। तो अगर आप में ये टैलेंट है और आप अगर जोखिम ले सकते हैं, अगर आप मेहनत करके, आप पढ़े लिखे हैं, आप सरकार की सब्सिडीज़ हैं, सरकार क्या क्या आपके उत्पाद पे सहायता दे रही है, और आप दलाल रख के, आप हिम्मत दिखाकर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय विपणन करने उतर जाते हैं, तो आपको क्या होता है, आपके विकास में, आपकी जो डेवलपमेंट है, आपका मैनेजरियल टैलेंट, जिसमें आपकी एक खासियत थी आपकी कि आप सबसे हट के अलग, आप में एक टैलेंट था कि मैं इन सब अंतर्राष्ट्रीय विपणन करने की भी हिम्मत दिखा सकता हूँ, तो आप ऐसे में आपका जो प्रबंधकीय चातुर्य है वो भी बढ़ता है। क्योंकि देशी बाज़ार में आप अपने प्रबंधकीय चातुर्य यानी कि जो आप में ये टैलेंट है, आप इसको उभार नहीं पाते, और आपको विभिन्न जैसे इसमें है, देशी विपणन जितना सरल दिखता है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन उतना ही मुश्किल है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और कड़ी प्रतियोगिता, आपको स्मार्टनेस के साथ साथ आपको आंखें खुली रखनी पड़ती हैं, रिसर्च बहुत करनी पड़ती है। आपका उत्पाद कितना बिकेगा, क्या डिमांड रहेगी, क्या उसकी सप्लाई होगी, किस मौसम में कौन सा माल बेचना चाहिए। अगर ये सब टैलेंट है तो आप इसको और आगे उभार सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है उत्पाद अप्रचलनता, यानी प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस। मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली क्लासों में कि कोई भी उत्पाद जब मार्केट में नया आता है तो उसको ख़रीदने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे लोग को पसंद करते हैं, लेकिन ख़रीदते कुछ लोग हैं। आपको आपकी फर्स्ट पेपर में आपको रश्मि मैम पढ़ाएंगी कि फर्स्ट फैशन साइकिल आता है एक टॉपिक, जिसमें कैसे कोई उत्पाद मार्केट में आता है, नया लॉन्च होता है, और उस उत्पाद को कैसे धीरे धीरे लोग पसंद करने लगते हैं, या तो नापसंद करते हैं तो वो प्रोडक्ट वहीं की वहीं रुक जाता है। एक उत्पादक उसको आगे वापस लॉन्च तो कर चुका है, वापस सेकंड टाइम उसको वापस प्रोडक्शन में नहीं डालता। लेकिन अगर वो उत्पाद पसंद किया जाने लगता है, तो उत्पाद अगर पसंद किया जाने लगता है तो हम धीरे धीरे उसकी क्या होती है, डिमांड बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती है, धीरे धीरे वो उत्पाद अपना पीक पे, यानी संपूर्ण उस पर आ जाता है, चरम सीमा पर। लेकिन हर चीज़ की मानव मने हम किसी भी चीज़ को एक बार इस्तेमाल करते हैं, 2 बार इस्तेमाल करते हैं, और तीसरी बार में हम उससे बोर होने लगते हैं। हम कितना खरीदेंगे किसी उत्पाद को, तो वो धीरे धीरे उत्पाद की मांग यानी कि डिमांड कम होने लगती है। इसलिए नहीं कि वो उत्पाद ख़राब था, इसलिए क्योंकि हमने उसका भरपूर उपयोग कर लिया है, और धीरे धीरे वो मांग घटती है। और वो मांग तभी तो जब मांग घटेगी नए पुराने उत्पाद की, तभी तो नया उत्पाद मार्केट में लॉन्च होगा। तो इस तरह से क्या चलती है फैशन की या किसी भी उत्पाद की लाइफ साइकिल। तो ये जीवन चक्र कहलाता है उत्पाद का। तो विकास से संतुष्टि की ओर और संतुष्टि से अप्रचलन या गिरावट की ओर अग्रसर होता है। अनेक उत्पाद जो देशी बाज़ारों में अप्रचलित हो जाते हैं, उनकी बिक्री के लिए विदेशी बाज़ारों में अवसर विद्यमान रहते हैं। ये जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रही थी कि अब आपके बाज़ार में सपोज़ ये मांग ख़त्म हो गई, तो अब क्या करेंगे? अब आपके पास उसी उत्पाद को आप बार बार तो नहीं बना सकते। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय विपणन बहुत एक बड़ा सहायक होता है। जो चीज़ आपने यहाँ पहन ली, ज़रूरी नहीं है ना कि वो चीज़ अमेरिका में भी लोगों ने पहनी हो, या कनाडा में भी पहनी हो, या जापान में भी पहनी हो। तो आप जैसे मैंने सांगानेरी प्रिंट का ही एग्जांपल दूंगी, क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं। यहाँ पे आप हर घर में, जयपुर या राजस्थान में, सांगानेरी प्रिंट या ब्लॉक प्रिंट के चादर, सूट, आप सब हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग,
सब लोग घर में सबने कॉमनली देखी है, तो वो कितना, जब प्रतियोगिता ज़्यादा है तो कितना मार्केट में बिकेगा। तो बेटर है कि हम इनको दूसरे देशों में बेचें और उनका रूप थोड़ा सा वही हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है, चादर है और सूट है, लेकिन वहाँ सूट नहीं पहने जाते, तो इसी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को हम स्कर्ट्स में या टॉप्स में या अलग अलग रैप अराउंड्स में या स्कार्फ्स में अलग अलग रूप देके उनको नई जगह, नए विदेशी बाज़ारों में बेच सकते हैं। इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण है, आप फल और सब्जियों के लिए हमारे यहाँ फल, मैं आपको कई बार पिछली क्लासेस में उदाहरण दे चुकी हूँ कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, फल तो वो सेब, आम, ढेर आपके फूल जैसे गुलाब, मोगरा, गेंदा इतना भरपूर मात्रा में उगता है कि हमारे यहाँ पर उसकी खपत पूरी नहीं होती। हमारे यहाँ पे खपत के बावजूद भी वो बच जाता है, गेहूँ, अनाज बच जाता है। तो क्यों ना हम इन फूलों को दूसरे देशों में महंगे दामों पे बेच दें, ताकि, क्योंकि फूल तो ऐसी चीज़ है कि वो 2 दिन बाद ख़राब हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर उनकी गुलाब की खेती अगर होती है या मोगरे की खेती होती है या हमारे यहाँ पर गेंदे की खेती होती है फूलों की, तो वो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा देश हॉर्टिकल्चर जिसको कहते हैं फूलों की खेती में सबसे अग्रणी देश है निर्यात में। तो जब हम निर्यात करते हैं तो अच्छी हमें कीमत भी मिलती है। बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा अपना टैलेंट दिखाना है, हमें अपने आप को मतलब अच्छे से मैनेजरियल क्वालिटीज़ डेवलप करनी है, थोड़ा सा रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए कि कैसे जाएगा, कैसे होगा, फटाफट पहुंचेगा, थोड़ा सा मशीन्स अच्छी चाहिए, जो कोल्ड स्टोरेज अच्छा चाहिए, सब कुछ डेवलप करें, आप अपनी एक यूनिट बनाएं और आप उनको निर्यात करें। आप देखिए, जो फूल 5 रुपये में हमारे देश में बिकेगा वो वहाँ पे आपको 50 रुपये कीमत मिलेगी। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय विपणन का एक बहुत बड़ा महत्व में ये भी पॉइंट आता है कि जो चीज़ हमारे यहाँ प्रचलन हो सकती है वो हम दूसरे देशों में उसके लिए उसके नए विस्तार या नए हम अलग अलग आयाम ढूंढ सकते हैं। तो आज हमने ये पढ़े 4 पॉइंट्स, अगली क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम अगले पॉइंट्स में।